Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about resonance. रेजोनेंस हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास देखें दो वेव्स हैं, ठीक हो गया। एक वेव मैं बनाता हूँ कुछ यूं, और स्टूडेंट्स हमारे पास अगर जो नेक्स्ट वेव आएगी वो भी इसी तरह हो, ठीक हो गया। उसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो, बराबर हो, तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों वेव्स ऐड होंगी और हमारे पास एक नई वेव बन जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जो लाइन लगा रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, ये मीन पोजीशन है, और जो ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखी, रेजोनेंस के अंदर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा था, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। f इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट g बाय एल। और इसी तरह आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। अच्छा, अब अगर हम जिस तरह मैंने आपको यहाँ फिगर में शो किया है कि मेरे पास पेंडुलम है फिगर में, जो ई वाला मेरे पास पेंडुलम स्टूडेंट, इसकी लेंथ क्या है, वेरिएबल है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। ये इसको मैं ए और बी जो मेरे पास पेंडुलम है इनकी लेंथ के बराबर भी कर सकता हूँ क्योंकि इनकी भी एल क्या है, स्मॉल एल है। और डी और सी जो मेरे पास पेंडुलम है इनकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, कैपिटल एल। अच्छा, ये अभी हम सीखेंगे कि हमारे पास रेजोनेंस कैसे होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस मैं करता हूँ। फर्स्ट केस स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि जो लेंथ ऑफ ई है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ई, ठीक हो गया। ये मेरे पास है स्मॉल एल, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम ए एंड पेंडुलम बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में आप देखें तो एल अगर हमारे पास कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी। 2 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, जी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, जी मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सरफेस अर्थ पे कांस्टेंट है। एल ऐसी चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि जो मेरे पास ई वाला पेंडुलम है इसकी अगर जो लेंथ है वो ए और बी पेंडुलम की लेंथ के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा। अब स्टूडेंट देखें, अगर मैं ई वाला जो पेंडुलम है इसको क्या करूं, इसको मैं वाइब्रेट करूं, ठीक हो गया। इसको मैं वाइब्रेट करूं, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। और स्टूडेंट देखें, वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होगी तो उसकी लेंथ स्मॉल एल है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हम फोर्स्ड ऑस्किलेशन करा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, मीन ई बॉल पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम वाइब्रेशन करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ई pendulum is equal to the frequency of A and frequency of B ball, ठीक होगा, B pendulum। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, जो ये एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बराबर हो गई किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पेंडुलम एंड बी पेंडुलम। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास कोई चीज है उसकी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो मैच हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये नेचुरल रेजोनेंस है, ओके। अच्छा, अब देखें, आपने देखा होगा कि जब आर्मी के ट्रूप्स जा रहे होते हैं मार्च करते हुए, जब वो ब्रिज के पास से गुजरते हैं तो वो अपनी मार्च रोक देते हैं। उसकी यही वजह होती है कि एक ब्रिज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है।
ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ये हमारे पास क्या थी, ये दोनों एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक हो गया, इनकी एक कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। और एफ ई जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये थी, ये हम करा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स से। ये हम किससे करा थे, एक्सटर्नल फोर्स से। स्टूडेंट जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी बॉडी, तो फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस होगी तो स्टूडेंट्स ये जो बी और ए बाल हैं, ये क्या करने लग जाएंगे, ये ऑस्किलेट करने लग जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, हमने इनको टच भी नहीं किया ए और बी को, लेकिन हमने क्या इनको ऑस्किलेट करवा दिया, किस वजह से, हमने इनको सिर्फ ऑस्किलेट करवाया क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी थी हमारी बॉल ई पेंडुलम ई की, वो बराबर हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, उनके बराबर। अच्छा, लाजमी नहीं है स्टूडेंट्स के मैंने इसको वाइब्रेट किया और ए बी एकदम वाइब्रेट करने लग जाए। ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये बराबर कब होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बॉल बी। ओके, तो अगर मैं रेजोनेंस को स्टूडेंट डिफाइन करूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, when when an external force having frequency of frequency which is equal to the natural frequency of body। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ कि जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी के, तो वो हमारे पास वहां पे जो फिनोमेना अकर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, कॉल्ड रेजोनेंस। वो हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर देखें एल अब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड भी क्या होगा, टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी की जगह हम यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिखते हैं कि नेचुरल टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, तब भी हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस होगी। हमारे पास क्या होगी, रेजोनेंस होगी। स्टूडेंट्स सेकंड केस हमारे पास ये है कि अगर हम जो ई पेंडुलम है इसकी लेंथ कैपिटल एल कर दें, जो कि बराबर है सी पेंडुलम और डी पेंडुलम के। अब हम ऑस्किलेट करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं ई पे, उससे वाइब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद क्या होगा कि हमारे पास सी और डी पेंडुलम आपस में क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और उसकी वाइब्रेशन की कॉज क्या होगी कि जो हमने ई पे फ्रीक्वेंसी बनाई है, वो बराबर हो गई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, किसके, सी और डी जो हमारे पास पेंडुलम है, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई है। और उसके बाद क्या हुआ है, हमारे पास रेजोनेंस स्टार्ट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।